जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जिसके खेत सोना उगलते थे, जहां के कारीगरों की उंगलियों में वो जादू था कि दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाता था। दुनिया इसे आदर और लालच से सोने की चिड़िया कहती थी। ये वो जमीन थी जहां दुनिया फतह करने निकले सिकंदर के हौसलेगी टूट गए थे, जहां मोहम्मद गौरी जैसे हमलावरों को भी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए 17 बार मौत से टकराना पड़ा था, जहां मुगलों को भी अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गई थीं। लेकिन सोचिए, जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें और तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे समुंदर पार से आए कुछ व्यापारियों ने इतनी जल्दी अपना गुलाम कैसे बना लिया। लेकिन फिर समुंदर की लहरों को चीरते हुए व्यापार के भेष में कुछ सौदागर आए। उनके एक हाथ में तराजू था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी थी एक प्यासी तलवार। उन्होंने हमारे मसाले नहीं खरीदे, उन्होंने हमारे ज़मीर का सौदा किया। और देखते ही देखते वो सोने की चिड़िया लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दी गई। आज हम इतिहास के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे किताबों में ब्रिटिश राज कहा जाता है, लेकिन असल में वो इंसानियत के सीने पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अत्याचार था। ये खौफनाक कहानी शुरू होती है उस काली तारीख से जब भारत की किस्मत पर पहला और सबसे गहरा घाव लगा। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसे नफरत और लालच का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध होना था, लेकिन उस दिन मैदान जंग में जो हुआ वो युद्ध नहीं, वो धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक हिंदुस्तानियों का खून चूसने का लाइसेंस अंग्रेजों को थमा दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर युद्ध के मैदान में खड़ा रहा, चुप, खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार मियान के अंदर ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने छलनी कर रही थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उस एक लालच ने, उस एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराजुद्दौला हारे, पकड़े गए और बेहद बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जंग के बाद शुरू होती है। असली लूट का खेल अब शुरू होने वाला था। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी, के शाही खजाने में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो हीरे जवाहरात और सोने के ढेरों के बीच चल रहा था। उस वक्त लंदन शहर की जो कुल दौलत थी, उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले बंगाल के एक खजाने में पड़ी थी। और फिर शुरू हुआ संपत्ति का महान निकास। अंग्रेजों ने शराफत का नकाब उतार फेंका। उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली लगाम कंपनी के हाथ में थी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के खजाने से 100 बड़ी नावें भरकर सोना और चांदी कलकत्ता भेजा। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। गंगा नदी में 100 कश्तियां, जो हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की कमाई थीं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जमीन से बहकर जा रही थीं। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने उस जमाने में लाखों पाउंड अपनी निजी जेब में भरे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली अत्याचार, असली नर्क तब शुरू हुआ जब 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार छीन लिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से लगान या टैक्स वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। पहले जब कोई राजा टैक्स लेता था तो बदले में प्रजा की सुरक्षा करता था, सड़कें बनवाता था और अकाल पड़ने पर अपने गोदाम खोल देता था। लेकिन अंग्रेजों का मकसद शासन करना नहीं था, उनका मकसद था निचोड़ना। उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि किसान की कमर टूट गई। अगर फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, अगर सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, अगर बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए तो अपनी जमीन बेचकर अपने गहने गिरवी रखकर टैक्स दो। अंग्रेज अफसर, जिन्हें उस वक्त नवाब्स कहा जाता था, वो गांव-गांव घूमते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता और यहां तक कि उसके बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया जाता।
जहां पहले किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा राजा को देता था, अब अंग्रेज 50% से ज्यादा छीन रहे थे। पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता और टेम्स नदी लंदन के किनारे निचोड़ दिया जाता। बंगाल, जिसे कभी जन्नते निशान, राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था, अब एक कब्रिस्तान में बदलने लगा था। खेत सूख रहे थे, चेहरे मुरझा रहे थे, लेकिन कंपनी की तिजोरी का पेट नहीं भर रहा था। लेकिन दोस्तों, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो बगावत बन जाता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे और अकाल में मरे हुए करोड़ों लोगों की चीखें, ये सब अब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी भड़की 1857 में। क्या थी वो शैतानी हवा जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी, और कैसे कंपनी राज खत्म होकर क्राउन का राज आया। लेकिन जुल्म का तरीका नहीं बदला। जलियांवाला बाग से लेकर आज़ादी की सुबह तक ये खूनी दास्तां कैसे अपने अंजाम तक पहुंची, देखिए हमारे आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग में, विद्रोह की आग और आज़ादी की कीमत। 10 मई 1857, ये वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से लेकर दिल्ली तक और झांसी से लेकर कानपुर तक हर जुबान पर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। किसानों ने अपने हल छोड़ दिए और तलवारें उठा लीं। जिन बुनकरों के हाथ काट दिए गए थे, उन्होंने भी ईंट पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उस सफेद शैतान के खिलाफ खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस बर्बरता से दिया, उसे इतिहास में द डेविल्स विंड कहा जाता है। अंग्रेज जनरलों ने आदेश दिया था, दया मत दिखाओ, हर वो शख्स जो बागी लगे उसे खत्म कर दो। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांध दिया जाता और फिर तोप चला दी जाती। इंसान के शरीर के चिथड़े हवा में बिखर जाते। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक संदेश था ताकि आने वाली पीढ़ियां बगावत का नाम ना लें। इतिहासकार बताते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर मीलों तक ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर किसी हिंदुस्तानी की लाश न लटकी हो। हजारों गांवों को आग लगा दी गई, जिसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें जिंदा जल गए। 1857 में खून की नदियां बहने के बाद लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश ताज के पास आ गई। अंग्रेजों ने कहा, अब हम भारत का भला करेंगे। लेकिन क्या सच में भला हुआ? नहीं। लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था, बल्कि अब लूट और व्यवस्थित हो गई थी। अंग्रेजों ने रेलवे बनाई, लेकिन भारतीयों के सफर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि भारत के कोने कोने से अनाज और कच्चा माल जल्दी से जल्दी बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन जिसने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के दिल में पत्थर धड़कता है। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, अमृतसर। बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और नन्हे बच्चे भी थे, शांति से सभा कर रहे थे। तभी वहां एक अंग्रेज अफसर आया, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। उसने भीड़ को चेतावनी नहीं दी, उसने हटने को नहीं कहा, उसने बस एक शब्द कहा, गोली चलाओ। 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलीं। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं, वो नहीं रुके। जमीन खून से लाल हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। जनरल डायर ने बाद में बेशर्मी से कहा, मैं वहां सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर भूल गया था कि मरे हुए लोगों का खून जिंदा लोगों के पसीने से ज्यादा ताकतवर होता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे इनकलाबियों को पैदा किया। आखिरकार 200 सालों की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, करोड़ों अकाल मौतों और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से जूझ रहा था, जिसे उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया था। आज जब हम एक आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूखे मरे, उन बुनकरों ने जिनके हाथ कटे, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर खड़े हुए, क्योंकि वो हमारी दौलत ले जा सकते थे, हमारा हौसला नहीं। सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और ये उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सच्चाई आपको झकझोरती है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें क्योंकि सच छुपना नहीं चाहिए।
और ऐसे ही जमीन के नीचे छुपे डरावने रहस्यों के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।